ये है हॉरर स्टोरीज चैनल और आप देख रहे हैं हैदरवाइज। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 24वीं किस्त जहरीली बांसुरी का दूसरा हिस्सा। वर्षा अर्जुन के साथ वहां से छुपने के लिए गार की तरफ रवाना हो गए। उधर बादशाह फोमांचू नंगी तलवार हाथ में लिए आग बगोला बना शाही हरम में आन पहुंचा और चीख कर बोला, कहाँ है वो जलील कनीज वर्षा, उसे फौरन हाजिर किया जाए। हरम की कनीजों के रंग उड़ गए, वो इधर उधर भागने लगी। बड़ी कनीजें और ख्वाजा सरा सजदे में गिर पड़े। फोमांचू ने एक बार फिर गरज कर कहा, कहाँ है वर्षा। वर्षा की तलाश शुरू हो गई। मालूम हुआ कि वर्षा गायब है। बादशाह खुद खुफिया रास्ते में आ गया जहां से कनीजा ने वर्षा को बाहर निकलते देखा था। बादशाह के साथ साथ शाही दस्ता भी खुफिया रास्ते से निकलकर महल के पीछे दीवार के बाहर आ गया। यहाँ के पहरेदार सिपाही से बादशाह ने पूछा, क्या तुमने यहाँ से वर्षा को गुजरते देखा है। सिपाही थर थर कांपने लगा। बादशाह सलामत वो यहाँ से गुजरी थी। उसने कहा था कि वो बादशाह का खास काम करने जा रही है। बादशाह ने गुस्से में आकर तलवार का एक हाथ मारा और सिपाही की गर्दन उड़ा दी। ये सजा है बादशाह के दुश्मन को भगा कर देने की। फोमांचू ने उसी वक्त फौज को साथ लिया और रथ पर सवार होकर उस पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया जहां मलका चीन वलीयत शहजादे के साथ ठहरी हुई थी। शाम के वक्त शाही काफिला पहाड़ पर पहुंच गया। बादशाह ने वलीयत को अपने सीने से लगा लिया और मलका से कहा, मलका हम खुश हैं कि तुम्हारा पैगाम हम तक पहुंचा, लेकिन अफसोस कि वर्षा महल से फरार हो चुकी थी, मगर मैंने सिपाही उसकी तलाश में छोड़ दिए हैं। वो मेरे पंजे से बच नहीं सकती। अब मैं तुम्हें और वलीयत को यहाँ एक पल नहीं ठहरने दूंगा। तुम्हें भी अभी मेरे साथ महल में वापस चलना होगा। और ऐसा ही हुआ। शहनशाह चीन फोमांचू अपनी मलका और वलीयत शहजादे को लेकर फौज की हिफाजत में रातों रात वापस शाही महल की तरफ चल पड़ा। आधी रात को बादशाह की सवारी महल में उतर गई। अगले रोज शाही दरबार में हीरों के शाही चोर मूर्ति को तलब कर लिया गया। अंबर और नाग भी दरबार में मौजूद थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि मूर्ति चोर की गर्दन काट कर कुत्तों के आगे फेंक दी जाए। इस बदबख्त चोर को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। मुझे चोरों से नफरत है। यह कि इंतहाई घटिया काम है और सिर्फ घटिया लोग ही चोरी करते हैं। सिपाही मूर्ति को दरबार से लेकर किले की दीवार के ऊपर ले गए। यहाँ एक चबूतरे पर काले कपड़े पहने एक जल्लाद कुल्हाड़ा लिए मूर्ति का इंतजार कर रहा था कि वो कब आए और उसकी गर्दन उतारी जाए। मूर्ति चोर को गश पर गश आ रहे थे। वो कदम कदम पर गिरता पड़ता था। सिपाही हंटर मार मार कर उसे उठा रहे थे और जबरदस्ती अपने पांव पर चला रहे थे। चबूतरे के पास आकर जल्लाद ने उसे गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जोर से हाथ मारकर उसके कपड़े झाड़कर गर्दन नंगी कर दी। फिर उसे जबरदस्ती चबूतरे के पत्थर पर झुकाकर लकड़ी के शिकंजे में कस दिया। मूर्ति चोर चीख कर रोने लगा। जल्लाद ने कुल्हाड़ा उठाया और खटाक से उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। बुरे काम करने वाले को बुराई की सजा मिल गई थी। मूर्ति की गर्दन और धड़ को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया। अंबर और नाग शाही महल में ठहरे हुए थे। बादशाह उनकी बड़ी इज्जत करता था, मगर अंबर और नाग को सबसे ज्यादा परेशानी अपनी बहन मारिया के बारे में थी कि वो खुदा जाने कहाँ है, किस हाल में है। उसके बारे में उन्हें कुछ भी खबर नहीं मिली थी। इधर अब जरा मारिया का भी हाल देखें कि वो क्या कर रही है और कहाँ है। ये तो आपको मालूम ही है कि दीवारे चीन की तरफ अंबर और नाग के बारे में मालूमात हासिल करने जा रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि वहाँ दीवारे चीन के उस दरवाजे पर जहाँ से मुसाफिर आते जाते हैं एक किताब होती है जिस पर आने जाने वालों के नाम लिखे होते हैं। अगर अंबर और नाग वापस गए होंगे तो उनके नाम जरूर वहाँ लिखे होंगे। चलते चलते आखिर मारिया दीवारे चीन के पास पहुँच गई। उसने दीवार के साथ साथ जनूब मशरिक की तरफ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़ा दरवाज़ा उसी तरफ था। दीवारे चीन पर पहरेदार सिपाही थोड़े थोड़े फासले पर गश्त लगा रहे थे। वो बड़े सदर दरवाजे के पास आकर रुक गई। अब वो सोचने लगी कि ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार करे कि दरवाजे पर जो चौकीदार सिपाही बैठा है उसके रजिस्टर में से अंबर और नाग का नाम तलाश करे। सोच सोचकर उसने आखिर एक फैसला किया कि अपने घोड़े को एक जगह टीले की झाड़ियों के अकब में छुपाकर बांधा और खुद चलती हुई बड़े दरवाजे की ड्योढ़ी में आ गई। वो सबको देख रही थी, मगर उसे कोई नहीं देख सकता था। ड्योढ़ी में सिपाही इधर उधर चल फिर रहे थे। मारिया भी उनके दरमियान बच बढ़ कर चलती हुई किसी से भी उसका कंधा न छू जाए उस चौकीदार के पास आ गई जो अपने सामने चौकी पर बड़ा सा रजिस्टर खोले बैठा था। उसमें उन लोगों के नाम और हुलिये दर्ज थे जो शहर से बाहर निकलते थे। मारिया उस चौकीदार सिपाही के अकब में जाकर खड़ी हो गई और झुक कर बड़े गौर से किताब को देखने लगी। अब जरूरत इस बात की थी कि वो वर्क पलटकर पीछे भी देखे, मगर ये कैसे हो सकता था। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। मारिया ने फर्श पर गिरा हुआ एक पत्थर उठाकर दूसरी तरफ फेंका। उसकी आवाज़ पर चौकीदार उठकर दूसरी तरफ गया तो मारिया ने
किताब के वर्क उलटकर देखने शुरू कर दिए, मगर उसे कहीं भी अंबर या नाग के नाम और हुलिये दिखाई न दिए। उन लोगों ने सरहद पार नहीं की थी। इसका मतलब था कि वो भी चीन में ही थे। इतने में चौकीदार आ गया। उसने जो अपनी किताब के वर्क उल्टे हुए देखे तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कमरे में हवा भी नहीं चल रही थी। मारिया ने वर्क उलटने बंद कर दिए और परे हटकर खड़ी हो गई। चौकीदार ने एक लम्हे के लिए बड़े गौर से किताब के वर्क देखे और फिर सर हिलाकर बैठ गया। मारिया कमरे में से निकलकर ड्योढ़ी में आ गई। ड्योढ़ी में सिपाही घूम फिर रहे थे। एक सिपाही से मारिया का कंधा टकरा गया। उसने दूसरे सिपाही की तरफ देखकर कहा, क्या बात है, बड़े कंधे मार रहे हो? दूसरे सिपाही ने हैरानी से कहा, मैंने तो तुम्हें कंधा नहीं मारा। पहला बोला, बकवास करते हो। उन दोनों की आपस में तू मैं शुरू हो गई। मारिया हंसती हुई ड्योढ़ी से बाहर निकल गई। टीले की ओट में आकर उसने देखा कि उसका घोड़ा गायब था। जिस जगह उसने घोड़ा बांधा था वहां कुछ भी नहीं था। मारिया तो परेशान हो गई। घोड़े के बगैर तो वो एक कदम न चल सकती थी। उसने सोचा कि वो किसी काफले में रथ या घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर वापस कैथे जाएगी, मगर यहाँ तो उसका अपना घोड़ा ही गायब हो गया था। उसने इधर उधर घूम फिर कर देखा कि कहीं घोड़ा रस्सी तोड़वाकर सैर सपाटा न कर रहा हो, मगर वहां कुछ भी नहीं था। और फिर दरख्त के साथ रस्सी भी नहीं थी। साफ मालूम हो रहा था कि कोई घोड़े को खोलकर ले गया है। मारिया ने सोचना शुरू कर दिया कि यहाँ कौन उसका घोड़ा खोलकर ले जा सकता है। यहाँ तो सारे सिपाही रहते हैं और चीन के सिपाही बड़े ईमानदार थे। वो कभी चोरी नहीं करते थे और फिर उनके पास अपने घोड़े मौजूद थे। उनकी तनख्वाहें बड़ी बड़ी थीं। उन्हें चोरी करने की ज़रूरत भला क्या थी? ये तो फिर चोरी किसने की? चोर कौन था? जाहिर है वो वहीं इसी इलाके में होगा, या वो घोड़ा लेकर दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हो गया होगा। इस तरह तो उसका पीछा करना भी मुश्किल था। मारिया ने पहले तो हिम्मत हार दी। फिर उसने सोचा कि उसका सफ़ेद घोड़ा बहुत बर्क रफ्तार और वफादार था। उसे उसकी ज़रूर तलाश करनी चाहिए। घोड़े को दोबारा हासिल करने का पक्का फैसला करके वो दीवार के साथ साथ चलने लगी। उसने ज़मीन पर घोड़े के कदमों के निशान तलाश करने की बहुत कोशिश की। आखिर उसे घोड़े के मैदान में से निकलकर घोड़े के खुरों के निशान नजर आ गए। ये निशान एक गांव की तरफ जा रहे थे जो करीब ही था। मारिया चलते चलते उस गांव में पहुंच गई। निशान गांव से भी आगे निकल गए। मारिया भी निशानों का पीछा करते करते गांव से दूर निकल गई। यहाँ उसे एक मकाम पर एक टूटी फूटी सी हवेली दिखाई दी। घोड़े के कदमों के निशान उस हवेली की तरफ जा रहे थे। मारिया हवेली के बाहर आ गई। हवेली का बड़ा दरवाज़ा बंद था। दीवारों की ईंटें जगह जगह से उखड़ी हुई थी। एक तरह से छप्पर ढह गया था। घोड़े के कदमों के निशान यहाँ कर मट्टी और घास में गड़मड़ हो गए थे। मारिया खड़े होकर सोचने लगी कि घोड़ा यहाँ कहाँ होगा? हवेली के अंदर कौन लोग होंगे? क्या यहाँ डाकू रहते होंगे? आखिर उसने हिम्मत करके दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अंदर से किसी की आवाज़ ना आई। मारिया ने फिर दस्तक दी। इस दफ़ा किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। मारिया जल्दी से पीछे हट गई। एक आदमी बाहर निकला जिसकी शक्ल तिब्बत के रहने वाले लोगों की सी थी। उसने सर पर लोहे का खुद रखा हुआ था। उसने इधर उधर देखा और दोबारा अंदर चला गया। इस दौरान में मारिया दरवाजे में से गुजरकर अंदर जा चुकी थी। अंदर एक और आदमी घोड़े को चारा डाल रहा था। ये मारिया का सफ़ेद घोड़ा था। अंदर वाले आदमी ने पूछा, बाहर कौन था? तिब्बती ने कहा, कोई भी नहीं, मेरा ख्याल है हवा होगी। दूसरे ने कहा, खबरदार रहना, यहाँ अगर किसी को पता चल गया कि हमने घोड़ा चुराया है तो दीवार पर उल्टा लटका देंगे। यहाँ चोरी की सज़ा मौत है। फिर से जाकर देखो बाहर कोई सिपाही तो नहीं। तिब्बती ने कहा, एक बार कह जो दिया कि कोई नहीं बाहर, फिर बार बार कहने की क्या ज़रूरत है? मैंने इस किस्म के सैकड़ों घोड़े चुरा कर बेच डाले हैं, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। मारिया समझ गई कि ये लोग चोर हैं और घोड़े चुरा कर फरोख्त करते हैं। अब वो घोड़ा लेकर वहां से फरार होना चाहती थी, मगर दोनों चोर घोड़े के आसपास खड़े थे। घोड़े ने मारिया की मौजूदगी को महसूस कर लिया था और वो एक बूदार जोर से हुनहुनाया। एक चोर ने कहा, यह हिननाया क्यों है? दूसरा बोला, ये तुम्हें देखकर खुश हो रहा है। बकवास बंद करो। अच्छा, अब यहाँ से भागने की फिक्र करो। घोड़े का मालिक ज़रूर हमारी तलाश में आएगा। एक मुद्दत के बाद सफ़ेद घोड़ा चोरी किया है, इसके काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। यहाँ से इसे लेकर जितनी जल्दी चले जाएं अच्छा है। चोर ने कहा, पागल आदमी, इस वक्त यहाँ से निकलना ख़तरनाक है। ज़रा शाम का अंधेरा फैलने तो दो, ये घोड़ा तो दूर से नज़र आ जाएगा। दूसरा बोला, तुम्हारा मतलब है कि अभी हमें शाम का इंतज़ार करना पड़ेगा? इसके सिवा कोई चारा नहीं। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि घोड़े की हिफाजत करो, मैं गाँव जाकर कुछ खाने को लाता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगी और फिर रास्ते में भी हमें खाने की ज़रूरत पड़ेगी, मगर जल्दी वापस आ जाना। फिक्र ना करो, अभी गया और अभी आया। एक चोर हवेली से बाहर निकल गया और दूसरा चोर घोड़े के पास बैठ गया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पहला चोर जाते हुए उसे कह गया, खबरदार, कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। मारिया ने सोचा कि इस चोर को यहाँ से कैसे भगाया जाए। उसने दरवाजे पर जाकर अंदर से दरवाजे पर दस्तक दी। वो चोर को नज़र तो नहीं आ रही थी। वो समझा कि बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो उठकर दरवाजे के पास आ गया और बोला, कौन है? बाहर कोई होता तो जवाब देता, बाहर तो कोई नहीं था। चोर वापस आकर फिर घोड़े के पास बैठ गया। मारिया ने अब क्या किया कि दरवाजे के पास जाकर उसकी कुंडी खोल दी और दोनों कबाड़ खोल दिए।
दरवाजे के खुलते ही चोर हड़बड़ाकर उठा और बाहर आ गया। उसने तलवार खींच ली थी ताकि अगर कोई सिपाही हो तो उसका मुकाबला करे, मगर बाहर कोई भी नहीं था। मारिया अगर घोड़े पर सवार हो जाती तो वो गायब तो हो जाता, मगर वो उसे लेकर बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि इस तरह उसका सर दरवाजे की छत से टकरा जाता। मारिया के लिए अब एक ही सूरत बाकी थी कि चुनाचे उसने घोड़े की पीठ पर जोर से हाथ मारा। घोड़ा जोर से उछला और हुनहुनाया। मारिया ने रस्सी खोल दी। घोड़ा बाहर की तरफ भागा। मारिया एक तरफ हो गई। जो ही घोड़ा बाहर निकला, चोर ने लपकर उसकी लगाम थाम ली। कमबख्त बड़ा ही दलेर घोड़ा सवार था। वो चोर भी उसने थोड़ी दूर भागकर घोड़े को रोक लिया और पिचकारता हुआ हवेली की तरफ ले गया। अब मारिया ने चोर को चारों शाने चित गिराने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो उसके लिए ख्वाह मुसीबत का बायस बन रहा था। वो हवेली के दरवाजे के पास आया ही था कि मारिया ने जोर से डंडा उसके सर पर दे मारा। चोर चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मारिया ने लगाम थाम ली और ऊपर सवार होने वाली थी कि अचानक दूसरा चोर वहां आ गया। उसने जो अपने बेहोश साथी को बेहोश और घोड़े को हवेली के बाहर देखा तो भागकर घोड़े पर सवार हो गया। वो घोड़े को भगाने ही वाला था कि मारिया ने एक जोरदार डंडा उसकी कमर पर जमा दिया। चोर हाय कहकर जमीन पर गिर पड़ा। मारिया ने उसके उठते ही दूसरा डंडा भी उसके सर पर दे मारा। दूसरा चोर भी वहीं बेहोश हो गया। मारिया को उन पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि ख्वाह में बीच में पड़कर उसका वक्त जाया कर रहे थे। दोनों चोरों को बेहोश छोड़कर मारिया घोड़े पर वारिद हुई और उस बड़ी पथरीली सड़क पर चल दी जो चीन के दारुल हुकूमत कैथे की तरफ जाती थी। मारिया को हम चीन के रास्ते में छोड़ते हैं और जरा अर्जंग और कनीज वर्षा की खबर लेते हैं कि वो उन वलीअहद शहजादे को अगवा या कत्ल करने के लिए कौन सी नई साजिश कर रहे थे। अंबर और नाग तो बड़े ठाठ से शाही महल में रह रहे थे। उन्हें मारिया की जरूर फिक्र थी। अर्जंग और वर्षा शहर से बाहर वाले पहाड़ के गार में छुपे हुए थे। अर्जंग एक रोज फकीर का भेष बदलकर गार से बाहर निकला, शहर आया, वहां से खाने पीने की कुछ चीजें खरीदी और उसे मालूम हुआ कि बादशाह फोमांचू उनकी तलाश में है। सिपाही फोमांचू के हुक्म से शहर में जगह जगह छापे मार रहे हैं। वापस गार में आकर उसने सारी रुएदाद वर्षा को सुनाई। वर्षा ने कहा, फोमांचू के सिपाही यहाँ भी तलाश करते करते पहुंच जाएंगे। उनकी मिसाल शिकारी कुत्तों की सी है, जिसने अपने शिकार की बू सूंघ ली हो। वो शिकार को पकड़े बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। अर्जंग बोला, उनका बाप भी इस गार में नहीं पहुंच सकता। ये इस इलाके की सबसे महफूज तरीन जगह है। इस गार का किसी को इल्म नहीं हो सकता। वर्षा बोली, तुम अहमक हो, ना समझ हो। तुम ना फोमांचू को जानते हो और ना उसके फौज के सिपाहियों को जानते हो। तुम देख लेना, एक ना एक दिन वो इस गार के बाहर खड़े होंगे। अर्जंग फिक्रमंद होकर कहने लगा, अगर तुम सच कहती हो तो फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? हम इस मुल्क को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। हमारे सामने दीवारें चीन खड़ी है। हमें बड़ी आसानी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर हमारा वही हशर होगा जो मूर्ति चोर का हुआ। हमारी गर्दनें उड़ाकर शहर के दरवाजों पर लटका दी जाएंगी। सवाल यह है कि हम कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? हमें वापस जादूगरनी के पास जाकर उसे इत्तला देनी चाहिए और आइंदा क्या करना है उसके बारे में उससे हिदायत लेनी चाहिए। वर्षा ने कहा, अभी तो हमें फोमांचू के सिपाहियों से जो हमें तलाश कर रहे हैं अपनी जान बचानी है, और उसकी एक ही सूरत है कि हम किसी तरह इस गार के अंदर एक और गार खोद लें और वहां छुप कर बैठ जाएं, ताकि अगर सिपाही यहाँ तक पहुंच भी सकें तो हम उनकी नज़रों से ओझल हो सकें। अर्जंग कहने लगा, हम आज ये सुरंग खोदना शुरू कर देंगे। चुनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। अर्जंग ने गार के अंदर जाकर पत्थरों के दरमियान एक ढलानी जगह पर से ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। वर्षा पत्थर हटाती गई। 2 रोज़ तक वो गार खोदते रहे। तीसरे रोज़ उन्होंने दीवार में नीचे की जानिब इतनी जगह बना ली कि वक्त पड़ने पर वहां जाकर छुप जाएं और किसी की उन पर नजर न पड़ सके। अर्जंग बाहर से जाकर और पत्थर उठा लाया। उन्होंने सुरंग के मुंह पर बेशुमार छोटे बड़े पत्थर इस तरह रख दिए कि वहां दीवार सी बन गई और सुरंग का मुंह इस तरह ढक दिया गया कि मालूम ही ना हो। इस काम से फारिग होकर वो गार से बाहर आ गए। तालाब में आकर उन्होंने गुस्ल किया। अर्जंग का लाया हुआ खाना बैठकर खाया। खुली हवा में गहरे सांस लिए और आराम करने के लिए एक बार फिर गार में घुस गए। छठे रोज वो गार के अंदर बैठे वहां से फरार होने की बातें कर रहे थे कि अचानक उन्हें बाहर घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। वो दोनों बातें करते करते खामोश हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। घोड़े के टापों की आवाज गार के पास आकर रुक गई। अर्जंग भागकर गार के मुंह के पास गया। क्या देखता है कि फोमांचू के खास सुराग रसां सिपाही घोड़ों से उतरकर तालाब के किनारे आराम कर रहे हैं। कोई पानी पी रहा है, कोई नहा रहा है और कोई घोड़े को पानी पिला रहा है। एक सिपाही पत्थरों को गौर से देखता गार की तरफ बढ़ता चला रहा है। अर्जंग फौरन वापस मुड़ा। उसने वर्षा को बताया कि सिपाही उनकी तलाश में गार तक पहुंच गए हैं। वो भी सरगोशी में बातें कर ही रहे थे कि सिपाही गार के अंदर दाखिल हो गया। अर्जंग और वर्षा को इतनी मोहलत ना मिल सकी कि वो भागकर गार के अंदर वाली सुरंग में पनाह ले सकते। अर्जंग ने वर्षा को दीवार के साथ कर दिया और खुद तलवार खींचकर एक बड़े से पत्थर के नीचे छुप गया। सिपाही फूंक फूंक कर कदम उठाता आगे बढ़ा चला रहा था। उसके हाथ में भी नंगी तलवार थी। वो गार की दीवारों को बड़े गौर से देख भी रहा था। अर्जंग पत्थर के पीछे दम साधे खड़ा था। परली तरफ वर्षा भी सांस रोके खड़ी थी। सिपाही अर्जंग के पत्थर के करीब पहुंचकर रुक गया और कान लगाकर जैसे कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। ऐसा लगता था जैसे उसने अर्जंग के सांस लेने की आवाज सुन ली है,
क्योंकि गार में बड़ी खामोशी छाई हुई थी। अर्जंग ने सांस रोक लिया। सिपाही भी बुत बनकर खड़ा रहा। आखिर अर्जंग कब तक सांस रोकता। जब उसने सांस छोड़ा तो सिपाही तलवार खींचकर पत्थर के सामने आकर चीखा, बाहर निकल आओ, जो कोई भी हो तुम। अर्जंग तलवार सौंधकर सामने आ गया। वो अगर ऐसा ना करता तो सिपाही उसे तलवार मारकर हलाक कर देता। अपनी जान बचाने के लिए उसे सामने आना ही पड़ा। हालांकि वो बेखबरी में सिपाही पर हमला करना चाहता था। वो जो ही सामने आया, चीनी सिपाही ने उसे पहचान लिया कि ये तो अर्जंग है, जिसकी तलाश में वो मारे मारे फिर रहे हैं। उसने चीख कर कहा, इधर आओ मेरे साथियों, अर्जंग यहाँ मौजूद है। वो आवाज देकर अपने साथी सिपाहियों को बुलाना चाहता था, मगर उसकी चीख गार के अंदर ही गूंज कर रह गई। अर्जंग ने जब देखा कि सिपाही ने उसे पहचान लिया है तो वो उस पर टूट पड़ा। सिपाही भी डट कर सामने आ गया। दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। सिपाही बार बार अपने साथियों को आवाजें दे रहा था। ये बात अर्जंग के लिए बड़ी खतरनाक थी। वो जल्दी से जल्दी सिपाही की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहता था। वो पहलू बदल बदल कर पे दर पे वार करने लगा। सिपाही भी बड़ा माहिर तलवारजन था। वो अर्जंग का हर वार बचा जाता। अब उसने भी बढ़ चढ़कर हमले करने शुरू कर दिए और एक वक्त ऐसा आया कि उसने अर्जंग को नीचे गिरा लिया। करीब था कि वो अर्जंग के सीने में तलवार घोंप देता कि वर्षा ने पीछे से पत्थर उठाकर बड़े जोर से सिपाही के सर पर दे मारा। सिपाही की आंखों के सामने नीले रंग की बिजली सी कूदी और वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके गिरते ही अर्जंग ने तलवार मारकर उसे हलाक कर दिया और लाश को घसीटकर उस सुरंग में ले गया जो उन्होंने अपने छुपने के लिए बनाई थी। वो खुद भी वर्षा के साथ सुरंग में उतरकर छुप गया और बाहर सुरंग के मुंह को पत्थरों और सूखी झाड़ियों से इस तरह ढांप दिया कि मालूम ही नहीं होता था कि यहाँ कोई सुरंग भी है। सिपाही की लाश उनके करीब ही पड़ी थी। जमीन पर गिरे हुए खून को उन्होंने मिट्टी और पत्थर डालकर छुपा दिया। वैसे भी गार में इतनी रोशनी नहीं थी कि जमीन पर गिरा हुआ खून नजर आता। वर्षा ने कहा, अगर मैं पीछे से पत्थर ना मारती तो इस सिपाही ने तुम्हारी जान ले ली थी। अर्जंग बोला, हाँ मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर तुम वक्त पर हमला ना करती तो इसने मेरा काम तमाम कर दिया था। फिर तुम भी तो ना बच सकती थी। तुम्हें भी सिपाही अपने साथ ले जाते और बादशाह के हवाले कर देते, और बादशाह तुम्हारे साथ जो सलूक करता उससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वर्षा ने कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने सिपाही को हलाक करके तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी जान बचाई है। अर्जंग बोला, दोनों की जान बचाई है। बहरहाल ये वक्त इन फजूल बातों का नहीं है। हमें खामोश रहकर देखना है कि इस सिपाही की तलाश में इसके साथी अंदर आते हैं या नहीं। कमबख्त ने जाने कैसे इस गार का मुंह देख लिया। इसकी मौत इसे यहाँ घेर लाई थी। वर्षा ने कहा, मेरा ख्याल है वो लोग इधर जरूर आएंगे, कहीं उन्हें इस सुरंग का सुराग भी न मिल जाए। यहाँ से तो हमें कोई नहीं बचा सकता। अर्जंग कहने लगा, यहाँ तक वो कभी नहीं पहुँच सकते। बाहर से सुरंग के मुंह को घास फूस और पत्थरों से इस तरह ढांप दिया गया है कि उन्हें कभी शक भी नहीं हो सकता यहाँ कोई सुरंग है। वर्षा ने होठों पर उंगली रखकर कहा, शी, घोड़ों के हुनहुनाने की आवाज़ आ रही है। अर्जंग बोला, हाँ मैंने भी सुनी है। ठीक उसी वक्त गार के बाहर तालाब के किनारे सिपाही घोड़ों पर सवार होकर जाने की तैयारियां कर रहे थे कि उन्हें अपने एक साथी के गुम होने की खबर मिली। उन्होंने उसे आवाज़ें देकर पुकारा, मगर किसी जगह भी ना मिला। वो पहाड़ के साथ साथ चलते तालाब के किनारे गार के मुंह के पास आकर खड़े हो गए। यहाँ उनका एक घोड़ा हुनहुनाया, जिसकी आवाज़ अंदर अर्जंग और वर्षा ने भी सुनी। एक सिपाही ने बड़े गौर से दीवार की तरफ देखकर कहा, ऐसे लगता है जैसे यहाँ जरूर कोई गार है। दूसरा बोला, यहाँ गार कहाँ होगा यार, छोड़ो उसे। तीसरा आदमी घोड़े से उतरकर बोला, मेरा ख्याल है यहाँ जरूर दाल में कुछ काला है। अब वो सारे सिपाही उस जगह आकर रुक गए। एक सिपाही ने आगे बढ़कर पत्थरों को इधर उधर उठाया तो सामने गार का मुंह नजर आ गया। अरे ये गार है, वो जरूर अंदर गया होगा, चलो मेरे साथ अंदर चलकर देखते हैं। सारे सिपाही अंदर नहीं जा सकते, हम यहाँ बाहर खड़े रहते हैं, तुम लोग अंदर जाकर देखो। 6-7 सिपाही तलवारें सौंधकर गार के अंदर दाखिल हो गए। बाकी सिपाही बाहर खड़े रहे। उन्होंने मशालें रोशन कर लीं, जिनकी रोशनी से गार में दिन चढ़ाया। अर्जंग और वर्षा ने सुरंग के अंदर छुपे छुपे सिपाहियों की आवाज़ें सुन ली। वर्षा का तो खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसे यकीन हो गया था कि उसकी मौत का वक्त आ गया है। अर्जंग भी परेशान हो गया। उसे अंदेशा था कि कहीं सिपाही सुरंग का भी सुराग न लगा लें। वो दम साधे सुरंग में वर्षा के साथ ही दुबका बैठा था। पास ही चीनी सिपाही की लाश पड़ी थी। उसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि कहीं सिपाही मशलों की रोशनी में जमीन पर गिरा हुआ खून न देख लें। अगरचे उसने खून को मिट्टी और पत्थरों में छुपा दिया था। जो सिपाही गार में आगे बढ़ते चले आ रहे थे, वर्षा का दिल तेजी से धड़क रहा था। सिपाही हर कदम पर अपने साथी सिपाही को आवाजें भी दे रहे थे। उनकी आवाज गार में भयानक गूंज पैदा करती। अर्जंग ने सोच लिया था कि अगर सिपाहियों ने उसे ढूंढ लिया तो वो तलवार लेकर उन पर टूट पड़ेगा और किसी न किसी तरह गार से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि सुरंग के अंदर एक कैदी बकरे की तरह मरना, ये मौत उसे गवारा न थी। सुरंग की दीवारों की दर्ज में से उसने देखा कि सिपाही मशलों की रोशनी में आगे बढ़ गए हैं। वो सुरंग के पास आकर रुक गए। उन्होंने मशलें लेकर चारों तरफ गार की दीवारों को गौर से देखना शुरू कर दिया। ये मकाम बड़ा नाजुक था। एक सिपाही मशल लेकर सुरंग की दीवार के पास भी आया। वर्षा ने खौफ के मारे आंखें बंद कर लीं। अर्जंग ने सर नीचे कर लिया, मगर ये उनकी खुशकिस्मती थी कि सिपाहियों को दीवार की दर्ज दिखाई न दी और वे यही समझे कि ये एक दीवार है जिस पर जंगली बेल चढ़ी हुई है।
हालांकि अगर वो बेल को खींचते तो सारी की सारी हाथ में आ जाती और सुरंग के पत्थर सामने नजर आते, क्योंकि सातों सिपाही उसी जगह खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। आखिर वो कहाँ गुम हो गया, अभी तो हमारे साथ था। दूसरा बोला, तालाब से पानी पीकर वो किधर गया, तुम्हें कुछ मालूम है? पहले ने कहा, मैंने उसे उस गार की तरफ आते देखा था। दूसरे सिपाही ने कहा, मगर वो गार में तो नहीं, फिर कहाँ चला गया? तीसरा बोला, कहीं बाहर न निकल गया हो। पहला सिपाही बोला, बाहर निकल कर वो कहाँ जाता है, वो जरूर यहीं कहीं छुपा हुआ है। तीसरे सिपाही ने राय दी, यहाँ और कहाँ छुपा होगा, गार तो यहाँ आकर बंद हो जाता है। एक और सिपाही बोला, कहीं इस गार में कोई दरवाजा तो नहीं? दूसरा सिपाही फिर बोला, मैंने एक एक दीवार को ठोंक बजाकर देख लिया है, ये गार बिल्कुल बंद हो जाता है। अर्जन की तो जान ही निकल गई। कम वक्त फिर से गार की तलाशी लेने गए हैं, मगर खैरियत गुजरी कि उन्होंने दीवारों को फिर से टिटोल टिटोल कर देखने का ख्याल छोड़ दिया। चलो उसे बाहर चलकर देखते हैं, वह जरूर पहाड़ी के ऊपर चला गया होगा। ये कहकर सारे सिपाही गार से बाहर निकल गए। उनके जाते ही गार में गहरी खामोशी और हल्का हल्का अंधेरा एक बार फिर छा गया। सुरंग के अंदर बैठे बैठे अर्जन और वर्षा ने सुख का गहरा सांस लिया। वर्षा ने आंखें बंद करके कहा, ए अजीम देवताओं, तुम्हारा शुक्र है कि तुमने हमारी जान बचाई। अर्जन कहने लगा, अहमक औरत, देवताओं के बजाय मेरा शुक्रिया अदा करो। अगर मैं ये सुरंग ना खोदता तो तुम्हारे देवता भी तुम्हें ना बचा सकते। तुम्हारे देवता देखते रह जाते और सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाते। वर्षा बोली, बकवास बंद करो, तुम्हें भी देवताओं का शुक्र अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारे दिमाग में सुरंग खोदने का ख्याल डाला। अर्जन ने वर्षा को झिड़क कर कहा, अब छोड़ो इन फजूल बातों को और सुरंग से निकलकर उस लाश को कहीं ठिकाने लगाओ। यहाँ हमें रहना है और हमारे साथ लाश नहीं रह सकती। वर्षा कहने लगी, मगर अभी तो वो गार से बाहर ही होंगे। अर्जन बोला, मैं जाकर देखता हूँ। अर्जन सुरंग में से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने सुरंग के मुंह पर 2 बार झाड़ियां रखी और दबे पांव चलता हुआ गार के धाने पर आ गया। यहाँ छुपकर एक जगह उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। सारे के सारे सिपाही अभी गार के बाहर तालाब के किनारे खड़े थे। मालूम हुआ कि कुछ सिपाही पहाड़ी के ऊपर गुमशुदा सिपाही को देखने गए हैं। सिपाही आपस में बातें कर रहे थे। कह रहा था, बादशाह को जाकर क्या मुंह दिखाओगे? वर्षा कमीनी को पकड़ लिया जाता तो बेहतर था, और अर्जन भी तो हाथ नहीं आया, बल्कि उल्टा हमारा एक सिपाही गुम हो गया। शहनशाह तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरा तो ख्याल है कि दोनों गद्दार चीन छोड़कर भाग गए हैं, मगर वो दीवारें चीन इतनी आसानी से पार नहीं कर सकते। हो सकता है वो समुद्र अबूर करके जापान की तरफ निकल गए हों। अर्जन को ख्याल आया कि वो समुद्र पार करके जापान की तरफ भी भाग सकता है। ये एक अच्छा ख्याल है, अगरचे समुद्र अबूर करना कोई आसान काम ना था, और वैसे भी समंदर वहां से बहुत दूर था। फिर भी जब कोई सूरत बाकी ना रहे तो सिवाय इसके और क्या चारा हो सकता था। इतने में कुछ सिपाही पहाड़ी से उतरकर नीचे आ गए। क्यों, देवनांग का कुछ पता चला? नहीं, हमने सारी पहाड़ी छान मारी, उसका कहीं सुराग नहीं मिला। वो किसी जगह भी नहीं। मेरा तो ख्याल है कि वो वापस चला गया है। तुम्हारा ख्याल है कि वो भगोड़ा हो गया है? शायद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चीन की फौज का सिपाही भगोड़ा नहीं हो सकता। वो भागकर कहाँ जा सकता है? ये बादशाह फुमांचू की हुकूमत है, कोई मजाक नहीं। मगर सवाल यह है कि वो फिर कहाँ चला गया। ये हम वापस महल में जाकर मालूम करेंगे। इस वक्त हमें फौरन महल में वापस जाना चाहिए। चलो दोस्तों, महल की तरफ। और सारे सिपाहियों ने घोड़ों पर सवार होकर उन्हें एड़ लगाई और उन्हें सरपट दौड़ाते टीले के साथ साथ तालाब के किनारे किनारे मैदान की तरफ निकल गए। उनके जाते ही अर्जन फौरन वापस गार में सुरंग के अंदर आया। उसने आते ही वर्षा से कहा कि सिपाही वहां से चले गए। वर्षा ने कहा, शुक्र है सर से बला टल गई। अब हमें सिपाही की लाश को ठिकाने लगाना है। इसी गार में जमीन खोदकर उसे दबा देते हैं। अर्जन ने एक जगह से पत्थरों को हटाकर जमीन को खोदना शुरू किया। काफी देर की मेहनत के बाद उसने एक गड्ढा खोद लिया। सुरंग में से वो सिपाही की लाश को खींचकर बाहर ले आए। फिर लाश को कपड़ों समेत गड्ढे में फेंककर मट्टी ऊपर से डालकर भर दिया। अब क्या करें? क्या इस जगह बैठकर जादूगरनी के पैगाम का इंतजार करें? जादूगरनी का पैगाम कभी नहीं आएगा वर्षा। तो फिर यहाँ से भाग भी नहीं सकते। आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? मेरे जहन में ख्याल है। क्या? अर्जन ने कुछ सोचकर कहा, मैं अपनी हुन कौम के सरदार के सामने नाउमीद और नाकाम होकर वापस जाना नहीं चाहता। मैं फुमांचू से अपने दोस्त के कत्ल का बदला लेना चाहता हूँ, और मैं बदला इसी सूरत में ले सकता हूँ कि उसके शहजादे को कत्ल कर दूँ। उसकी एक ही सूरत है कि भेस बदलकर शहर में सांप के कांटे का इलाज करने वाले जोगी के रूप में एक दुकान कर लूँ। फिर किसी तरह एक सांप शाही महल तक पहुँचाकर शहजादे को डसवा दूँ और उसका काम तमाम कर दूँ। वर्षा बोली, साजिश तो बड़ी अच्छी है, मगर सवाल यह है कि तुम्हें सांपों का तजुर्बा है? मैं सांपों को पकड़ने का काम खूब जानता हूँ। बस ये स्कीम बड़ी अच्छी है, इस पर अमल करेंगे तो तुम इसी सुरंग में छुपी रहो जब तक मैं भेस बदल कर शहर जाकर दुकान खोलता हूँ। फिर तुम्हें भी अपने साथ वहाँ ले जाऊँगा। ठीक है, बेहतर है। अगले रोज़ अर्जन ने जोगी का भेस बदल लिया। इस भेस में वो पहचाना न जाता था। खुद वर्षा की नज़रें भी धोखा खा गईं। उसे हुलिया बदलने में बड़ा कमाल हासिल था। अर्जन ने झोला गले में डाला और शहर की तरफ चल पड़ा। शहर में आकर अर्जन खुफिया तौर पर अपने कबीले के आदमी से मिला। सौदागर के मरने के बाद शहर में यही एक आदमी था
जो अर्जन के कबीले से था और कहते में हुन कौम के सरदार की जासूसी करने पर लगाया गया था। ये एक मामूली से मोहल्ले में रह रहा था और लोगों की भेड़ बकरियां चराकर गुजर औकात करता। अर्जन छुपकर उसे मिला, उसे सारी हाल सुनाया। चरवाहे ने उससे पूछा, सौदागर की मौत के बाद तुम शहर में कहाँ रहोगे और ये जोगियों जैसा हुलिया तुमने किस लिए बना रखा है? अगर तुम अपना तारुफ ना करवाते तो मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता था। अर्जन ने कहा, मुझ पर भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। वर्षा को मैंने गार में छुपा रखा है, उसे भी दिन में एक बार खाना देने जाना होगा। फिर वली अहद शहजादे का काम तमाम करने के लिए नई साजिश भी तैयार करनी होगी। चरवाहे ने कहा, यह काम तो तुम्हें करना ही होगा। वैसे अगर तुम चाहो तो वर्षा को खाना पहुंचाने का काम मैं अपने जिम्मे ले सकता हूँ। अर्जन ने कहा, नहीं नहीं, तुम अपना काम किए जाओ, तुम्हारे पास पहले ही बहुत से काम हैं। सारे शहर की रोजाना की कारगुजारी लिखकर पीछे भिजवाना मामूली काम नहीं है, मैं ये काम खुद कर लूँगा। तुम मेरे लिए इतना सिर्फ कर दो कि मुझे शहर के अंदर किसी जगह एक दुकान ले दो जहाँ मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। सांपों का बंदोबस्त मैं 2-1 दिन में कर लूँगा। फिक्र न करो, मैं दुकान तुम्हें ले दूंगा। लेकिन तुमने सोचा क्या है? किस बारे में? वली अहद के कत्ल के बारे में। अर्जन अभी किसी को अपना राज बताना नहीं चाहता था। उसने कहा, अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, 2-1 दिन के अंदर अंदर कोई फैसला कर लूँगा। चरवाहे ने शहर के अंदर अर्जन को एक दुकान दिलवा दी। अर्जन जंगल में से सांप पकड़ ले आया और उनको छोटे बड़े मट्टी के मर्तबानों में बंद करके दुकानों में सजा दिया। उसने यही मशहूर कर दिया कि वो सांप के कांटे का इलाज करता है। वो सिर्फ आधी रात के वक्त रोटी और दूध लेकर तालाब वाले गार में जाता, वर्षा को खाना खिलाकर और उसे दूसरे दिन का खाना देकर वापस अपनी दुकान पर आ जाता। मोहल्ले में उसने अपने आप को बड़ा शरीफ और नेक मशहूर कर रखा था। वो हर एक के साथ हलीमी और नरमी से गुफ्तगू करता। यूं वो एक मक्कार लोमड़ी की तरह बकरी की खाल पहनकर वक्त का इंतजार करने लगा। मारिया चीन के अंदर सरहद के साथ सफर कर रही थी। अर्जन को शहर कहते में उसकी सांपों की दुकान को छोड़कर अब हम मारिया की तरफ चलते हैं, जो चीन के दारुल हुकूमत की तरफ सफर कर रही थी। उसे सफर करते हुए तीसरा दिन था और वो रात को सफर करती बराबर आगे बढ़ती चली जा रही थी। रास्ते में कहीं कहीं आबादियां भी आ जाती। उस जमाने में चीन में दूसरे मुल्कों की तरह बहुत कम आबादी थी। जंगल में रात बसर करने में बड़ी आसानी थी। मारिया बड़े मजे से किसी जगह घोड़ा बांधकर सो जाती। आबादी में आकर उसे बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता। कोई उसका घोड़ा खोल कर न ले जाए, वो खुद तो गायब है। कहीं कोई बैलगाड़ी उसके ऊपर से ना गुजर जाए। किसी के घर में वो जा नहीं सकती थी। गायब हालत में वो किसी से क्या कहे कि वो रात बसर करना चाहती है। लोग उसकी आवाज़ सुनकर ही भाग जाते थे, क्योंकि उसकी आवाज़ तो सुनाई देती मगर सूरत शक्ल नजर ना आती। वो कोशिश करती कि उसे जंगल में ही रात आए और वो आराम से रात बसर करे। लेकिन उस वक्त उसे शाम एक बस्ती के करीब आ रही थी। उस बस्ती के मकानों को उसने दूर ही से पहाड़ी की ढलान से उतरते देख लिया था। सूरज अभी पूरी तरह गरूब नहीं हुआ था। धूप काफ़ी ढल गई थी और उसका रंग सुनहरी हो गया था। मारिया ढलान उतरकर बस्ती के आसपास आ गई। ये काफ़ी बड़ी बस्ती थी और एक कस्बा लग रही थी। कस्बे के बाहर गल्ले की मंडी भी लगी थी, जहाँ व्यापारी अनाज वगैरह खरीद रहे थे। वहाँ काफ़ी लोग जमा थे। मारिया उन सब से बचकर निकल जाना चाहती थी, ताकि वो बस्ती से बाहर निकलकर दूर किसी वीरान जगह पर रात बसर करे। मुसीबत ये थी कि अब उसे भूख भी सख्त लग रही थी। प्यास का इलाज तो उसने रास्ते में नदी का काफ़ी पानी पीकर कर लिया था, लेकिन भूख का उसके पास कोई इलाज नहीं था, सिवाय उसके कि वो किसी तंदूर पर जाकर रोटी खरीदे। रोटी खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सारे के सारे पैसे उसके रास्ते में सफ़र करते खर्च हो गए। मजबूरन उसे कस्बे में से होकर गुजरना पड़ा। उसका ख्याल था कि वो किसी नान बाई की दुकान पर जाकर एक रोटी उठा लेगी और खा लेगी, लेकिन उसके दिल ने गवारा न किया कि वो चोरी करे और नान बाई से रोटी लेकर उसे पैसे न दे। सोच सोच कर उसने एक तरकीब सोची। उसने सोचा कि वो अपने गले के चांदी का हार उतार कर नान बाई के थाल में रख देगी और वहाँ से रोटी उठा लेगी। ये सोचकर वो बस्ती के बड़े बाजार में दाखिल हो गई। इत्तफाक से बस्ती के बड़े बाजार में भी नान बाई का तंदूर नहीं था। यहाँ सारी की सारी दुकानें कच्चे आटे और कच्चे चावलों की थी। फल की भी कोई दुकान नहीं थी। मारिया चलते चलते एक गली में से गुजरने लगी। उसका ख्याल था कि वो गली की दूसरी जानिब जाकर कोई तंदूर तलाश कर लेगी। यहाँ बड़े ही गरीब लोगों के कच्चे कच्चे मकान थे। ये एक गरीबों की जगह थी। हर तरफ मुफलिसी टपक रही थी। मारिया को एक मकान में से 2 बच्चों के रोने की आवाज़ आई। वो रुक गई। आवाज़ इस कदर दर्द भरी थी कि वो एक कदम आगे न बढ़ा सकी। यूँ लगता था जैसे बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रो रहे हों। मारिया घोड़े से उतरने लगी तो उसे ख्याल आया कि उसके उतरते ही घोड़ा ज़ाहिर हो जाएगा और हो सकता है यहाँ से कोई उसका घोड़ा ही खोल कर ले उड़े। उसने घोड़े को कच्चे मकान की दूसरी तरफ जंगली थोहर की कांटेदार बेल के पीछे खड़ा कर दिया और ख़ुद पीछे चुपके से कोठली के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसे कोई भी नहीं देख सकता था, फिर भी वो एहतियात से काम ले रही थी कि कोई उसके कदमों की आवाज़ भी न सुने। कच्ची कोठली के सामने फटा हुआ बोरिया लटक रहा था। अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ बराबर आ रही थी। मारिया ने बड़ी एहतियात से पर्दा एक तरफ उठाया और कोठली में आ गई। उस कोठली की छत में काफ़ी बड़ा सुराख था, जिसमें से शाम की धूप की रोशनी अंदर आ रही थी। मारिया ने देखा कि एक औरत गमगीन सूरत बनाए चूल्हे पर हंडिया चढ़ाए बैठी है।
और उसके करीब बैठे हुए 4 बच्चे रो रहे हैं। वो बारी बारी सबको चुप करा रही है, खुद भी रोते हुए कह रही है, मेरे बच्चों, मैं शोरबा पका रही हूँ, अभी तुम्हें डाल कर देती हूँ। बच्चों के आगे लकड़ी के खाली कटोरे पड़े हैं। मारिया बड़ी हैरान हुई कि ये इतनी देर से चूल्हे पर हंडिया रखे बैठी है, बच्चे रो रहे हैं और इसने एक बार भी हंडिया का ढकना उठाकर नहीं देखा। इतने में एक बूढ़ा चीनी अंदर आया, उसकी कमर झुकी हुई थी और वो लाठी के सहारे चल रहा था। औरत ने बूढ़े से पूछा, पैसे मिले? बूढ़े ने जमीन पर बैठते हुए कहा, नहीं बेटी, जागीरदार ने कहा है पैसे नहीं, ना पैसे ना रोटी। जागीरदार जालिम है बेटी, वो दौलतमंद है, हम गरीब हैं, उसे हमारे बच्चों की भूख का क्या एहसास। उसके बच्चे सोने का निवाला खाते हैं, हमारे बच्चों को रोटी का सूखा टुकड़ा भी नहीं मिलता। औरत ने कपड़ा मुंह के आगे रखकर रोना शुरू कर दिया। ये हंडिया में क्या चढ़ा है? औरत ने सिसकती आवाज में कहा, बच्चों का दिल बहलाने के लिए, उन्हें हौसला देने के लिए हंडिया में गर्म पानी डालकर उबाल रही हूँ, इस ख्याल से कि हंडिया चूल्हे पर चढ़ी देखकर ये रोए नहीं और सो जाएंगे। बूढ़े ने ठंडा सांस भरकर कहा, कल से हम सबको फाका है, हमसे फाका बर्दाश्त नहीं होता, फिर ये मासूम बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे? इनको भला नींद कहाँ आएगी? अब तो खुदा से दुआ है कि वो इन बच्चों को उठा ले, मुझसे मेरे पोतों के फाके नहीं देखे जाते। औरत ने रोकर कहा, बाबा ऐसा न कहो, मैं मर जाऊं अगर मेरे बच्चे जिंदा न रहें। मगर बेटी ने खाने को नहीं मिलेगा तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? तुम भी खुदा से दुआ करो कि हमारे पर्दे रहने दे और हमें इस दुनिया से उठा ले। जालिम बादशाह और जागीरदारों के राज में गरीब के बच्चे भूखे ही मरा करते हैं। औरत ने रोते हुए कहा, बाबा क्या हमारी कभी नहीं सुनी जाएगी? बूढ़े ने कहा, शायद कभी इस जमीन पर गरीब की सुनी जाएगी। उस वक्त चीन एक जन्नत होगा, यहाँ पर मजदूरों और किसानों का राज होगा और कोई भूखा नहीं रहेगा। मगर बेटी वो बड़े दूर की बात है, अभी तो हम जागीरदारों और नवाबों के जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। मारिया ने दर्दनाक मंजर ऐसा जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसे तो अपनी भूख भूल गई। उसकी आंखों में उस गरीब औरत, उसके बच्चों और भूखे बाबा की हालत देखकर आंसू भर आए। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि जब तक वो इस भूखे खानदान को खाना नहीं खिलाएगी, खुद भी भूखी रहेगी। साथ ही साथ उसने ये भी फैसला किया वो इस जालिम जागीरदार से उसके जुल्म का बदला लेगी, जिसने इस बूढ़े मजदूर की मजदूरी ना देकर बच्चों को भूखा रखा है। सबसे पहले तो उसने उन बच्चों को रोटी खिलाने की फिक्र की, वहां से बाहर निकल आई। घोड़े को उसने वहीं छोड़ा और गली में से निकलकर दूसरे बाजार में आ गई। यहाँ उसे एक जानिब से मकई की ताज़ा ताज़ा रोटियों की खुशबू आई। वो उस खुशबू के साथ साथ चलती हुई एक नान बाई की दुकान पर आ गई। यहाँ रोटियां एक थाल में रखी थी और नान बाई लोगों से पैसे लेकर रोटियां फरोख्त कर रहा था। मारिया ने जल्दी से थाल में से 6-7 रोटियां उठा लीं और उसकी जगह अपने गले का चांदी का हार उतार कर रख दिया। नानबाई ने जो थाल में से रोटियों को गायब होते और फिर चांदी के हार को वहां गिरते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जल्दी से हार उठाकर अपनी जेब में रखा और बोला, लोगों ये हार मेरी बेटी का है, कल से गुम हो गया था, मिल गया। लोगों ने यही समझा कि नानबाई ठीक कह रहा होगा। किसी ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। मारिया ने भी जरूरत महसूस न की कि नानबाई के झूठ का पोल खोले। उसे उस वक्त भूखे बच्चों का ख्याल आ रहा था। वो जल्दी जल्दी गली में से गुजरकर वापस कच्चे मकान में पहुंची। वहां अभी तक बच्चे रो रहे थे। उस मारिया ने जाते ही मकई की रोटियां उनके दरमियान फेंक दी। रोटियां छत पर से गिरती देखकर औरत और बूढ़े की आंखें खुल गईं। ये कहां से आ गई बेटी? औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, आसमानों के रब ने हमारी दुआ सुन ली, मेरे बच्चों की फरियाद सुन ली। उसने उसी वक्त रोटी तोड़कर बच्चों के मुंह में डाली। बच्चे खुश होकर रोटी खाने लगे। बाबा और औरत ने भी बड़े सुकून के साथ रोटी खानी शुरू कर दी। वो रोटी खाते रहे और मारिया एक तरफ खड़ी बड़े इत्मीनान से उन्हें देखती रही। उसके दिल को सच्ची खुशी मिल रही थी। खाना खाकर पानी पीकर उनकी जान में जान आई। औरत ने बच्चों को सुला दिया, बूढ़ा भी सो गया। अब अकेली औरत रह गई। उसने जमीन पर झुककर हाथ आसमान की तरफ उठाए और खुदा से उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने लगी। जब वो खुदा की इबादत कर चुकी तो मारिया ने आहिस्ता से कहा, मेरी बहन, मैं एक आसमानी रूह हूँ और तुमसे ये पूछने आई हूँ कि वो जागीरदार कहाँ रहता है जिसने तुम्हारे बाबा की मजदूरी नहीं दी, जो तुम्हारे बाबा की मजदूरी मारकर अपने बच्चों को सोने का नवाला खिलाता है और तुम्हारे बच्चों को भूखा मारता है। औरत तो दंग होकर रह गई। वो गिरते गिरती बची। फिर मारिया ने उसे हौसला देते हुए कहा, घबराओ नहीं मेरी बहन, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मैं तुम्हारी मोहब्बत की वजह से आई हूँ। मुझे बताओ कि वो जागीरदार कहाँ रहता है। औरत ने खुश्क और सहमी हुई आवाज़ में कहा, इसी बस्ती से बाहर उसका एक महल है, वो इस महल में रहता है। शुक्रिया, मैं जा रही हूँ, खुदा तुमसे खुश रहे। अब तुम्हारे बच्चे कभी रात को भूखे नहीं सोया करेंगे। मैं जागीरदार से तुम्हारे बाबा की मजदूरी लेने जा रही हूँ, मैं फिर आऊँगी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। औरत भनचक्की सी होकर कोठरी में देखती रह गई और मारिया बोरिया उठाकर बाहर निकल गई। अब रात हो गई थी। गली में कहीं कहीं मशालें रोशन हो गई थी। मारिया ने अपना घोड़ा खोला, उस पर सवार हुई और बस्ती से बाहर निकल आई। जागीरदार का महल उसे बस्ती से निकलते ही सामने दिखाई देने लगा। वो सबसे ऊंची इमारत थी और उसमें जगमग जगमग रोशनियां हो रही थी। जागीरदार के महल के पास जाकर मारिया रुक गई। महल के पिछवाड़े एक छोटा सा दरख्तों का जखीरा था। मारिया ने उस जखीरे में घोड़े को चरने के लिए खुला छोड़ दिया
और खुद जागीरदार के महल की तरफ आ गई। महल के दरवाजे पर चौकीदार पहरा दे रहे थे। मारिया उसकी नजरें बचाकर महल के अंदर दाखिल हो गई। मारिया ये देखकर हैरान हुई कि जिस बस्ती में गरीबों के बच्चे भूख से बिलक बिलक कर मर रहे हैं, उस बस्ती में एक आदमी इतने ठाट बाट से जिंदगी बसर कर रहा है। उसे गरीबों के भूखे बच्चों का जरा सा भी एहसास नहीं है। महल के सैन में फवारा चल रहा था, मशीनें जगह जगह रोशन थी। नौकर चाकर बड़े खुशो खुरम काम काज में लगे हुए थे। रात के खाने की तैयारियां हो रही थी। मारिया नौकरों वगैरह से बचती बचाती जागीरदार के महल में आ गई। यहाँ खाने की मेज लगी थी जिस पर किस्म किस्म के मजेदार खाने चुने हुए थे। मोटे फूले हुए पेट और लाल लाल चकंदर जैसे चेहरे वाले जागीरदार बड़ी सी चांदी की कुर्सी पर बैठा था। उसके खुशामदी साथी मेज के इर्द गिर्द बैठे जागीरदार की तारीफें कर रहे थे। मारिया को सख्त गुस्सा आया कि ये शख्स इतने ऐशो आराम से है और एक गरीब बूढ़े को उसकी मेहनत की मजदूरी भी नहीं देता, जिससे उसने अपने बच्चों को रोटी खिलानी थी। जागीरदार कह के लगा रहा था। मारिया एक तरफ खड़ी होकर यह तमाशा देखती रही। इतने में वहां 2-4 नौकर एक लड़के को पकड़ कर ले आए। जागीरदार ने पूछा, इसे क्यों पकड़ कर लाए हो? नौकर ने झुककर कहा, हुजूर, इसने बावर्ची खाने में से मुर्गी का एक अंडा चुरा लिया है। जागीरदार ने कहा, क्यों लड़के, तूने अंडा क्यों चुराया? लड़के ने रोते हुए कहा, हुजूर, मेरी माँ बीमार है। हकीम जी ने कहा था कि बीमार माँ को अंडा खिलाओगे तो वो तंदुरुस्त हो जाएगी। हुजूर, हमारे पास खाने को रोटी बड़ी मुश्किल से होती है, अंडा कहाँ से लाएं? मैंने उसे बावर्ची खाने से चुरा लिया। जागीरदार ने कड़क कर कहा, तेरी ये हिम्मत कि हमारे बावर्ची खाने से तू अंडा चोरी करे? लड़के ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, माफ़ कर दें, गलती हो गई, माफ़ कर दें। जागीरदार ने गुस्से में कहा, कभी माफ़ नहीं करूँगा, इसे मेरे सामने कोड़े लगाओ। नौकर तो जैसे पहले ही तैयार बैठे थे। उन्होंने झुककर आदाब किया और कोड़ा निकालकर लड़के को पीटना शुरू कर दिया। लड़के की चीखें निकल रही थीं और जालिम जागीरदार और उसके खुशामदी कह के लगा रहे थे। मारिया से बर्दाश्त न हो सका। वो एकदम आगे बढ़ी और उसने हट्टे कट्टे नौकर के हाथ से हंटर छीन लिया। नौकर तो हक्का बक्का होकर रह गया क्योंकि हंटर उसके हाथ से गायब हो गया था। जागीरदार ने कहा, कमबख्त, इसे मारते क्यों नहीं हो? नौकर ने कहा, हुजूर, हंटर किसी ने छीन लिया है। कौन है जिसने हमारा हंटर छीना है? उसके साथ ही शराब की आवाज़ आई और मारिया ने नौकर को हंटर से मारना शुरू कर दिया। नौकर बिलबिला उठा और चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। दूसरे नौकर ने उसे बचाने की कोशिश की तो मारिया ने उसे भी हंटरों से धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। वो भी शोर मचाता, चीखता चिल्लाता भाग गया। ये सारा तमाशा जागीरदार और उसके खुशामदी देख रहे थे और हैरान हो रहे थे कि असल मामला क्या है। उन्हें हंटरों की आवाज़ें भी आ रही थी और नौकर भी तड़पते दिखाई दे रहे थे, मगर ना तो मारने वाला दिखाई देता था और ना हंटर दिखाई दे रहा था। वो अपनी चांदी की कुर्सी पर से उतर आया। उसने अपने खुशामदियों की तरफ देखकर कहा, ये नौकर कमीने बहाना बना रहे हैं, मकर कर रहे हैं, मैं खुद इनकी खबर लेता हूँ। जागीरदार आगे बढ़ा तो मारिया ने उसके फूले हुए पेट पर एक जोरदार हंटर मार दिया। जागीरदार तड़प उठा। अरे जालिम, मार डाला। उसके खुशामदी उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। मारिया पीछे हट गई क्योंकि वो इतने बड़े हजूम का मुकाबला अकेले नहीं कर सकती थी। उसके पकड़े जाने का अंदेशा था। ठीक है कि वो किसी को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कोई ना कोई उसे झपटा मारकर पकड़ जरूर सकता था। वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। जागीरदार ने इधर उधर देखकर कहा, कोई भूत प्रेत था, भाग गया, मेरे आते ही भाग गया। भला वो मेरा मुकाबला कैसे कर सकता था? खुशामदी एक जुबान होकर बोले, सरकार, आपका मुकाबला भला कौन माई कलाल कर सकता है? आप तो सारे चीन में एक ही बहादुर और दलेर जागीरदार हैं। जागीरदार ने खुश होकर कहा, आओ खाने पर टूट पड़ो दोस्तों। मैंने आज तुम्हारे लिए कितने ही सालम बकरे पकवाए हैं और चावल खास तौर पर ज़ाफ़रानी पानी में उबाला है। मैंने सफ़ेद मोरों के कबाब बनाए हैं और समरकंद के हिरनों के तिक्के लगवाए हैं। खाओ पियो और खुश हो जाओ। खुशामदी खुशी से नारे लगाते हुए मेज़ की तरफ बढ़े जो खाने से लदी हुई थी। मारिया को बड़ा तैश आया कि ये लोग यहाँ बैठे सफ़ेद मोरों का गोश्त खा रहे हैं और बस्ती के अंदर गरीब माएँ अपने और अपने बच्चों के लिए सूखी रोटी के एक एक टुकड़े को तरस रहे हैं। मारिया आगे बढ़कर खानों से लदे हुए मेज़ के पास गई और उसने सालन के प्याले उठाकर एक एक करके खुशामदियों पर फेंकने शुरू कर दिए। वो तो सारे हड़बड़ा गए। उनके कपड़े सालन से तरबतर हो गए, चेहरे पर चोटें आ गईं। वो चीखते हुए भागने लगे। जागीरदार आगे बढ़ा तो एक तांबे का प्याला खटाक से उसके माथे पर आने लगा। सारा सालन उसी के लिबास पर गिर पड़ा और पेशानी से खून बहना शुरू हो गया। जागीरदार भी शोर मचाता वहां से भाग गया। घर के नौकर चाकर उसकी मदद को आए। उन्हें भी शोरबे के प्याले लगे और वो भी वहां से उठकर दौड़े। मारिया ने जागीरदार का पीछा किया। वो एक कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गया। मारिया अंदर आ गई। मोटा होने की वजह से वो हाँफ रहा था। मारिया को बड़ा गुस्सा था कि उसने मासूम बच्चे को कोड़े लगवाए थे। उसने फर्श पर से एक रेशमी रस्सी उठाई और उसे जागीरदार की गर्दन के गिर्द कस दिया। जागीरदार ने जोर से चीख मारी। चीख की आवाज़ सुनकर लोग उस तरफ दौड़े। मारिया ने उसे पूरी ताकत से खींचकर फर्श पर फेंक दिया और खुद परे हटकर खड़ी हो गई। जागीरदार की गर्दन में रेशमी रस्सी घुस गई थी और वहां से खून रिसने लगा। यह गरीबों का खून था जो बाहर निकल रहा था। नौकरों ने जागीरदार के गले से रस्सी उतारी और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जागीरदार दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गया था।
फौरन हकीम को बुलाया गया। हकीम ने आकर जागीरदार को कोई सफूफ सुंघाया। जागीरदार होश में आया और फिर चीख मारकर बेहोश हो गया। मारिया वहां से बावर्ची खाने में आ गई। यहाँ से उसने हिरन, मोर और तीतर का भुना हुआ गोश्त और सूखी मछलियां उठाकर थैले में डाली और महल से बाहर आकर घोड़े पर सवार होकर गरीब बूढ़े के झोंपड़े की तरफ रवाना हो गई। उसके झोंपड़े में दिया भी नहीं जल रहा था। मारिया ने चुपके से खाने पीने की चीजें झोंपड़े के अंदर रखी और वहां से चल दी। रात को खामोशी में बस्ती सुनसान थी। सिर्फ जागीरदार के महल में शोर मचा हुआ था। मारिया के दिल को सुकून हो गया कि उसने जागीरदार से बूढ़े की गरीबी और मासूम बच्चे के जुल्म का बदला ले लिया है। वो रातों रात बस्ती से बाहर निकल आई और रात बसर करने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगी। अंधेरे में वो किसी जगह में रात बसर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि जंगल में रात बसर करने के लिए वो हमेशा शाम के वक्त जगह चुन लेती थी और फिर उसे अच्छी तरह साफ सुथरा कर लेती थी ताकि कीड़ों मकोड़ों का खतरा न रहे। मगर अब रात काफी गुजर चुकी थी। अंधेरा खूब गहरा हो रहा था। हाथ को हाथ सुझाई न देता। उसने सोचा कि रात को किसी की हवेली या बड़े घर के सहन या ड्योढ़ी में बसर करनी चाहिए। वो एक बार फिर बस्ती की तरफ आ गई और जागीरदार के महल के साथ वाले मकानों के आगे से गुजरने लगी। वो घोड़े पर बैठी कदम कदम चल रही थी। एक हवेली की ड्योढ़ी में से रोशनी दिखाई दी। उसने ड्योढ़ी में झांक कर देखा, वहां एक बूढ़ा आदमी बोरिया ओढ़े सो रहा था। मारिया के ख्याल में उससे बेहतर जगह और कोई ना हो सकती थी। उसने घोड़े पर से उतरकर उसे ड्योढ़ी में एक तरफ बांधा और खुद एक तरफ लेट गई। सख्त थकावट की वजह से उसे लेटते ही नींद आ गई। सुबह के वक्त भी सोई रही। वो गहरी नींद में सोई हुई थी कि दिन निकलने पर बूढ़ा चौकीदार बेदार हो गया। उसने उठकर जो ड्योढ़ी में किस तरह सफेद घोड़ा बंधा हुआ देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि या खुदा, ये रातों रात एक सफेद घोड़ा कहां से आ गया। उसने घोड़े की गर्दन पर हाथ रखा तो घोड़ा जोर से हुनहुनाया। इस आवाज से मारिया की आंख खुल गई। उसने देखा कि बूढ़ा चौकीदार हैरानी से घोड़े को देख रहा है। घोड़े की आवाज सुनकर हवेली का मालिक भी नीचे आ गया। ये घोड़ा कहां से आया, कौन लाया इसे? चौकीदार ने कहा, सरकार मुझे मालूम नहीं, मैं रात को सो रहा था, सुबह उठाऊं तो ये घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है। कमाल है, इसे यहाँ कौन बांध गया? मालिक ने घोड़े को अच्छी तरह देखकर कहा, बड़ी आला नस्ल का घोड़ा है, इसे देवताओं ने मेरी सवारी के लिए दिया है। बस इसे काबू करके रखो, ये घोड़ा यहाँ से जाने ना पाए। मैं हर रोज इस पर सवार होकर अपनी जमीनों पर जाया करूंगा। मेरे अस्तबल में तो इस किस्म का एक घोड़ा भी नहीं है। मारिया जरा परे खड़ी ये बातें सुन रही थी सारी। गोया यह हवेली का मालिक भी कोई जागीरदार किस्म का आदमी था और उसके घोड़े पर नाजायज तौर पर कब्जा करना चाहता था। मारिया दिल में बड़ी हंसी कि इस बस्ती के सारे जागीरदार दूसरों का हक मारते हैं। उसने सोचा कि जरा इस छोटे जागीरदार को भी इसके लालच का थोड़ा सा मजा चखाना चाहिए। उसने आगे बढ़कर छोटे जागीरदार की कमीज पीछे से खींच ली। वो हड़बड़ाकर मुड़ा। उसने नौकर के मुंह पर जोर से तमाचा मार दिया। कमबख्त, मुझसे मजाक करता है। मारिया को बड़ा गुस्सा आया कि इसने नौकर बेचारे को क्यों मारा। मारिया ने एक जोरदार तमाचा छोटे जागीरदार के मुंह पर जड़ दिया। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि नौकर तो उसके सामने खड़ा था और उसका हाथ बिल्कुल नहीं उठा था। अभी वो सोच ही रहा था कि मारिया ने दूसरा तमाचा जड़ दिया। छोटा जागीरदार ड्योढ़ी से दुम दबाकर भाग गया। मारिया उचक कर घोड़े पर सवार हो गई। उसके सवार होते ही घोड़ा गायब हो गया। बूढ़े चौकीदार ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया कि घोड़ा कहाँ चला गया। मारिया सीधी जागीरदार के तवेले में आई। यहाँ उसके घोड़े बंधे हुए थे। मारिया ने सारे घोड़े एक एक करके खोल दिए। उन्होंने मार मार कर वहां से भगा दिया। जागीरदार ने बेशुमार तोते, कबूतर और चिड़ियां पिंजरों में कैद कर रखी थी। मारिया ने सबके पिंजरे खोल दिए। सारे तोते, कबूतर और चिड़ियां फुर फुर करती उड़ गईं। मारिया को बड़ी खुशी हुई। उसने बेचारे मासूम परिंदों को जागीरदार की कैद से आजाद कर दिया था। अब दिन काफी निकल आया था। मारिया सफेद घोड़े पर सवार बस्ती से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गई और चीन के दारुल हुकूमत की तरफ उसने अपना सफर शुरू कर दिया। अंबर और नाग के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था। कोई मामूली सी खबर भी उसे न थी कि उसके भाई कहाँ हैं और किस हाल में है। वैसे उसका दिल कह रहा था कि वो चीन के दारुल हुकूमत कैथे में ही है और बड़े खुशहाल हैं। इधर अर्जंग की दुकान चल निकली। एक हफ्ते में वो सारे इलाके में मशहूर हो गया। पहले से ही उसे सांपों का तजुर्बा था। वो सांप के जहर का इलाज कर लिया करता था। चुनाचे उसके पास सांप के कांटे के जितने मरीज आए उसने उन्हें तंदुरुस्त करके वापस भेजा। उसकी वजह से अर्जंग की शोहरत सारे शहर में फैल गई। दूर दूर से लोग उसके पास इलाज कराने के लिए आने लगे। उसने भी अपने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। उसने शहर की सबसे मकार औरत कमाला को अपने यहाँ नौकर रख लिया। उस औरत को उसने अपना राजदार बना लिया। उसे बता दिया कि वो एक बहुत बड़ा काम करने वाला है और अगर उसने अर्जंग का साथ दिया तो वो उसे हीरो जवाहर से माला माल कर देगा। कमाला बड़ी लालची औरत थी। जब अर्जंग ने उसे बताया कि वो वलीअहद शहजादे को सांप के जहर से हलाक करना चाहता है तो वो काम कर रह गई। मगर जब अर्जंग ने उसे सोने चांदी का लालच दिया तो वो राजी हो गई। कमाला ने अर्जंग को एक भयानक तरकीब बताई। सुनो अर्जंग, अगर तुम सांप लेकर महल में गए तो पकड़े जाओगे। मैं किसी तरह महल में जाकर मलका चीन तक रसाई हासिल करती हूँ। तुम पहले एक बांसुरी लो और अपने सबसे जहरीले सांप को उस बांसुरी की आवाज पर लगा दो।
सांप को ऐसी मशक कराओ कि जब वो बांसुरी सुनाई दे तो वो अपनी पटारी से निकलकर बांसुरी बजाने वाले की तरफ रेंगना शुरू कर दे। फिर उसे के पास पहुंचकर उसे डस दे। जब सांप को पूरी मशक करा दी जाएगी तो मैं वो बांसुरी लेकर मलका चीन के महल में जाऊंगी और वो बांसुरी वली या शहजादे के पास बैठकर बजाया करूंगी, बल्कि ये समझेगी कि मैं शहजादी का दिल बहला रही हूँ। फिर एक रोज तुम सांप को महल के बाहर छोड़ जाना। मैं बांसुरी बजाऊंगी, सांप शहजादे के कमरे आएगा तो मैं बांसुरी उसके पास छोड़कर बाहर भागाऊंगी। बस फिर सांप शहजादे का खुद ब खुद काम तमाम कर देगा। अर्जन को कमाला की यह तरकीब इस कदर पसंद आई कि वो उसकी अकल और दानिशमंदी पर हैरान होकर रह गया। उसने उसी वक्त जाकर एक बांसुरी खरीदी और सबसे जहरीले नाग को उसकी आवाज़ पर मशक करानी शुरू कर दी। वो जिस वक्त बांसुरी बजाता, सांप पटारी में से निकलकर उसकी तरफ आना शुरू हो जाता। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा यानी 25वीं किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका नाम है कातिल की तलाश। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। नीचे कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।